नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लोहिया पार्क में लड़की से रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता की आरोपी से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। लखनऊ में 72 घंटे में रेप की दूसरी घटना सामने आई है। पुलिस ने धारा 376 के तहत दर्ज किया है केस। मामले की जांच पड़ताल में अब पुलिस टीम जुटी हुई है। तो लखनऊ में 72 घंटे में रेप की दूसरी घटना सामने आई है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस ने धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। तो लखनऊ से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि लोहिया पार्क में लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। लखनऊ के लोहिया पार्क में लड़की के साथ रेप का मामला यह सामने आया है। पीड़िता की आरोपी से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। बड़ी खबर लखनऊ से। दर्शकों को बता दें कि लखनऊ में 72 घंटे के अंदर यह दूसरा मामला रेप का सामने आया है और अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने 376 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की तफ्तीश में अब जुटी हुई है पुलिस। लखनऊ के लोहिया पार्क में लड़की से रेप का मामला ये सामने आया है। लड़की के साथ रेप हुआ है बताया जा रहा है और पुलिस ने हालांकि मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल में अब पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर लखनऊ से। पिछले 72 घंटे का अगर जिक्र करें तो अब तक 2 मामले सामने आ चुके हैं रेप के और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। लखनऊ में 72 घंटे में रेप की दूसरी घटना सामने आई है। पुलिस ने धारा 376 के तहत केस दर्ज कर लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंदन वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। चंदन, क्या कुछ पूरा मामला है? लखनऊ के लोहिया पार्क में रेप की घटना सामने आई है बताया जा रहा है। बिल्कुल, मैं योगेश आपको बता दूं, जैसा कि जो है अभी 2 दिन पहले एक गैंगरेप हुआ था। उसके बाद आज एक बड़ी घटना हुई है। सोशल मीडिया के जरिए जो है युवती से मुलाकात हुई थी एक युवक से। आज युवक ने जो है पहली डेट पे मिलने के लिए बुलाया था, जहां उसके साथ गैंगरेप की घटना को रेप की घटना को अंजाम देके बेहोशी की हालत में मौके से छोड़ के भाग गया। वहीं युवती को होश आया तो युवती ने अपने परिजनों को जो है जानकारी दी। परिजन मौके पे पहुंचे तो युवती की काफी हालत बिगड़ी हुई थी। तो युवती को लेकर परिजन जो है झलकारीबाई अस्पताल पहुंचे, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। और वहीं लखनऊ पुलिस जो है, गोमती नगर पुलिस भी मौके पे मौजूद है। मुकदमा जो है दर्ज कर लिया गया है। बिल्कुल योगेश, सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए चंदन। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के बुलावे पर देवरिया के पथरदेवा के मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि मेला, विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इसके साथ ही 477 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। यहां पर इस क्षेत्र में राष्ट्रवाद की अलख जगाने वाले गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं को उनका सही अधिकार दिलाने के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, ऐसे स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही जी की 40वीं पुण्यतिथि पर उनका स्मरण करते हुए इस भव्य समारोह के माध्यम से उनके प्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर भारतीय जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही जी को उनकी 40वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नमन करते हुए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार बनी तो उन्हीं मूल्यों, उन्हीं आदर्शों का अनुगमन करते हुए गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के हित के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। आज देवरिया जनपद में 477 करोड़ रुपए की लागत से 233 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम उसी श्रृंखला का हिस्सा है। मैं देवरिया जनपद के सभी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूं।
6 महीने पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, पूरे प्रदेश के अंदर सबकी निगाहें गोरखपुर मंडल पर थी और लोग जानते थे कि मुख्यमंत्री का गृह मंडल है, क्या परिणाम आएगा। मैं तब भी कहता था सबसे अच्छा रहेगा और 28 में से 27 सीटें अकेले गोरखपुर मंडल ने दी हैं। देवरिया ने 7 में से 7 सीट दी, कुशीनगर में ने 7 में से 7 सीट जिता करके दी। बड़े बड़े धुरंधर लोग बन करके आए थे, लेकिन जनता ने धूल चटा करके केवल विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों, मूल्य और आदर्शों का अनुपालन करते हुए उनका आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव जिता करके भेजा। गोरखपुर में 9 में से 9 सीट भारतीय जनता पार्टी। सन्नम S4 के सह संस्थापक और CEO एड्रियन मटन ने यूपी से अपना 30 साल पुराना रिश्ता साझा किया है। एड्रियन मटन ने बताया है कि उन्होंने 1992 में सहारनपुर पब्लिक स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक की नौकरी की थी। इसके साथ ही उन्होंने सहारनपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में चुने जाने पर खुशी व्यक्त की है। मेरा नाम Adrian Mutton है। I'm delighted to be here in Lucknow in 2022, celebrating my 30-year anniversary of affiliation with the state. I first came here as an 18-year-old from Oxford, England, to live and teach in Saharunpur. I was delighted just a few weeks ago to visit Saharunpur again and to hear the pride in people's voices about Saharunpur being उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश द्वारा आयोजित रामकथा में शामिल होने के लिए सहारनपुर जिले जड़ौदा जट पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को बीजेपी का पिकनिक स्पॉट कहने और व्यवस्था पर सवाल उठाने के बाद बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने पलटवार किया है, जहां उन्होंने कहा है कि सपा को अपने गिरहबान में झांक कर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके जिले में 10 विधायक हैं और पिछले कुछ सालों में सांसद भी उनके ही रहे हैं। अगर उन्होंने काम किया है तो आज बंधा क्यों टूट रहा है। इसके साथ ही निरहुआ ने आगे कहा कि रहा सवाल बीजेपी सरकार का, तो वो बाढ़ पीड़ितों को हर सुविधा मुहैया करा रही है। सरकार बाढ़ से जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करेगी। जिनके घर गिरे हैं उन्हें घर बनवा कर दिए जाएंगे। सिंचाई मंत्री जी ने खुद फोन करके हर विभाग को ये बताया, अपने विभाग को तो बताया ही, बाकी लोगों को भी उन्होंने अवगत कराया कि यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है। जो ये बांध बना हुआ है जगह जगह से रीस रहा है और ये जो है तुरंत इसको पास करके और जैसे ही ये पानी घटता है काम शुरू हो जाए और कम से कम 10 फीट उस बांध को और ऊंचा बनाया जाए। और इस बीच प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मामले में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने ASI के डायरेक्टर को अगली सुनवाई पर तलब किया है। 31 अक्टूबर को मामले में अगली सुनवाई की जाएगी। ASI सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हो रही है। मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड की तरफ से अप्रैल 2021 में चुनौती दी गई थी। तो प्रयागराज से बड़ी खबर है। कोर्ट ने ASI के डायरेक्टर को अगली सुनवाई पर तलब किया है। काशी विश्वनाथ मामले पर सुनवाई हुई थी। 31 अक्टूबर को मामले में अगली सुनवाई की जाएगी। उधर बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी प्रसाद यादव को CBI कोर्ट से राहत मिलने पर उनके बड़े भाई और बिहार सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा है कि हमें कोर्ट और भगवान पर भरोसा था। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि हमें कोर्ट से राहत मिलेगी। वहीं इस दौरान तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। देख रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है, तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और पूरी बिहार की जनता का आशीर्वाद है, तो राहत मिला है, अच्छी बात है। क्या लग रहा है कि बीजेपी उनको फिर से फंसाने का प्रयास कर रही थी, जिसमें वो देखिए विरोधी तो शुरू से लगी हुई है, लेकिन हम अपने काम के जरिए जवाब मिल रहा है लोगों को। हमने जो जिम्मेवारी लिया है, तेजस्वी जी ने जो जिम्मेवारी लिया है उसको पूर्ण तरीके से हम लोग
अपने कर्तव्यों का पालन करने का। भगवान भी देख रहा है कि कौन। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दिल्ली कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद पटना में आरजेडी प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल है। आरजेडी नेता शक्ति यादव समेत कई नेताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जश्न मनाया। इस दौरान आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि आरजेडी न्यायिक निर्णय का सम्मान शुरू से करती रही है। में न्यायिक व्यवस्था इस बात का परिचायक है कि कोई भी अगर चाहे कि न्यायिक निर्णय को प्रभावित करें तो न्याय अपने हिसाब से काम करती है। न्यायिक निर्णय को हम लोग सराखों पे रखते हैं और एक बात मैंने शुरू से ही कहा है कि अगर दलों की चले और दल अपने हिसाब से करे तो विपक्ष के सारे लोग कहां होंगे यह बताने की जरूरत नहीं है। और पटना बीजेपी कार्यालय में आज जन सहयोग कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने लोगों की समस्याओं को सुना और कहा कि ऐसे लोग जिनको मुख्यमंत्री के जनता दरबार में अपनी समस्याओं को रखने का मौका नहीं मिलता है, ऐसे लोग हमारे पास आते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग जनता की समस्याओं को सदन में रखने का काम करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव को सीबीआई कोर्ट से राहत मिलने की बात पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कोर्ट के फैसले का हम सभी स्वागत करते हैं, लेकिन जब कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो ये लोग बीजेपी को जिम्मेदार बताते हैं और जब कोर्ट से राहत मिलती है तो खुद ही वाहवाही लूटते हैं। तो ये व्यवस्था पहले अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करें और व्यवस्था दुरुस्त करने के बाद कार्रवाई एक्शन हो जो लापरवाही बरती। लेकिन खाना पूर्ति के लिए ये दिखा दिए कि हमने तो कार्रवाई कर दिया, लेकिन जो डॉक्टर के द्वारा उठाया गया कि आपकी दवा समुचित दवा नहीं है, हर जगह से आंदोलन हो रहा है, लोग दे रहे हैं कि बाहर से हम दवा लेते हैं, हॉस्पिटल के अंदर प्रॉपर केयर नहीं हो रहा है, फॉक्सिंग एक एक वार्ड में जो फॉक्सिंग का करने का व्यवस्था है, संसाधन है, वो नहीं है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता वृषण पटेल ने तेजस्वी को कोर्ट से मिली राहत पर कहा है कि तेजस्वी जी तो खुली चुनौती दे रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि परिवार को परेशान किया जाएगा। वृषण पटेल ने आगे कहा कि इन सब से डरने वाले नहीं हैं, जो भी मुकदमा करेंगे न्यायालय पर हमारा भरोसा है। सीबीआई ने कोर्ट में आरोप लगाकर जमानत याचिका खारिज करने की अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। वहीं बीजेपी ने इस मामले पर कहा है कि यह कोर्ट का मामला है, इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते कि हमको परेशान किया जाएगा, हमारे परिवार को परेशान किया जाएगा। ये कोई ढकी छुपी हुई बात नहीं है। उन्होंने तो इतना कहा कि हम तो ऑफर दे रहे हैं कि ये लोग आके मेरे बंगले में, मेरे घर में आके अपना ऑफिस बना ले, और हम इस सबसे डरने वाले नहीं हैं। जो भी ये मुकदमा करेंगे, जो न्यायालय पर हमारा भरोसा है, हम उस न्यायालय से उसका हम जवाब देंगे और उसको हम फेस करेंगे। हम लोग को कुछ टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है और हम तो संवैधानिक संस्थान पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। जिनको विश्वास नहीं होता है वो प्रतिक्रिया देते हैं ना। और आज सत्ता में बैठे लोग इच्छा के अनुकूल अगर जो निर्णय नहीं आती है तो जिस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। संवैधानिक संस्थाओं के निर्णय और उनके कार्य पद्धति पर उंगली उठाने का किसी को अधिकार नहीं है। गुजरात में आशा कार्यकर्ता आंदोलन का नेतृत्व कर रही चंद्रिकाबेन सोलंकी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई हैं, जहां अरविंद केजरीवाल ने चंद्रिकाबेन को आश्वासन दिया है कि 15 दिसंबर को सरकार बनने पर आशा कार्यकर्ता बहनों की हर मांग जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। बता दें कि चंद्रिकाबेन अनुबंधन की महिला विंग और निश्चित वेतन संघर्ष समिति की अध्यक्ष भी हैं। उधर यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस ने अवैध पटाखे की दुकान पर छापेमारी की है और पटाखे जब्त दुकान को सीज कर दिया है। अवैध पटाखे की दुकान पर छापेमारी की गई है, पुलिस ने दुकान को सीज कर दिया है। लखीमपुर खीरी से यह खबर है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से, जहां पर अवैध पटाखे की फैक्ट्री चल रही थी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पटाखे की फैक्ट्री को सीज कर दिया है।
यूपी के संभल में चिता जलाने को लेकर विवाद हो गया, जहां गुस्साए ग्रामीणों ने शव को हाईवे पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी सूचना पर तहसील प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर दूसरी जगह पर चिता जलवाई। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने फर्जी वीजा बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपियों ने 250 से अधिक लोगों का बिजनेस, एजुकेशन, टूरिज्म वीजा दिए थे। आरोपी 10,000 रुपए में वीजा बनवा कर बेचा करते थे और आरोपियों के पास से फर्जी वीजा, 65 ग्राम, 13 फर्जी पासपोर्ट, 21 फर्जी स्कैन वीजा सहित और भी कई उपकरण बरामद हुए हैं। अलग टाइप के वीज़ाज़ मिले हैं, कुछ के पास बिजनेस वीज़ाज़ हैं, कुछ के पास एजुकेशनल वीज़ाज़ हैं, कुछ टूरिस्ट वीज़ाज़ भी हैं जो इन्होंने फर्जी तरीके से जनरेट किए थे। अभी जो प्रथम दृष्टया पता चला है वो दिल्ली के विकासपुरी एरिया में ये लोग रह रहे थे और वहाँ से इस तरीके से गैंग संचालन करते थे और फर्जी वीज़ा बना करके लोगों को मुहैया करा। उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 39 से खबर है। दर्शकों को बता दें कि यहां पर लोटस ब्लू बर्ड सोसाइटी से दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां ब्लू बर्ड सोसाइटी में मासूम बच्चों पर स्ट्रीट डॉग ने हमला कर दिया है। इस हमले में बच्चे के पेट पर गंभीर चोटें आई हैं और इलाज के दौरान करीब 1 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई है। वहीं इस घटना के बाद सोसाइटी के लोगों में स्ट्रीट डॉग का डर देखने को मिल रहा है। बुलेवर्ड सोसाइटी है, यहाँ पे हम लोग पिछले 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा कुत्तों के जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके आतंक से इफेक्टेड हो रहे हैं और आज एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। एक हमारे यहाँ लेबर काम करता है, उसके बच्चे को कुत्ते ने ऑलमोस्ट मतलब इतना बुरी तरह जख्मी किया है कि बच्चे की सर्जरी चल रही है हॉस्पिटल में। और यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कुत्तों को बाहर नहीं निकाला जा रहा। संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिले में अब तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक डेंगू के 463 मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें से लगभग 400 ठीक भी हो चुके हैं, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाने वाले मरीजों की संख्या कई गुना अधिक है। वहीं डेंगू के बढ़ते मरीजों की वजह से सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं और लगातार बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। यूपी में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रदेश भर के जिला अस्पतालों से मरीजों को लखनऊ के सिविल अस्पताल, बलरामपुर अस्पताल, ट्रामा सेंटर रेफर किया जा रहा है। और ऐसे में अस्पतालों की बड़ी जिम्मेदारी मरीज की देखभाल करना और मरीजों को बेहतर इलाज देने की है। लेकिन लखनऊ के सिविल अस्पताल की बात करें तो लगातार अस्पताल की हालत लाचार बनी हुई है, जिसके चलते मरीज सुबह से ही बेड के लिए परेशान है, लेकिन अस्पताल की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही है। मरीजों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में एक भी बेड खाली नहीं है, जिसके बाद मरीज का हाल बेहाल है। मरीज अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन मरीजों की मदद नहीं की जा रही है। अमरोहा देहात में एक सूचना पुलिस को मिली है, जिसमें एक रिटायर्ड कर्मी है, लगभग 68 वर्ष, नाम है इनका सुभाष। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से गन्ना मिल के रिटायर कर्मचारी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां गन्ना मिल से रिटायर कर्मचारी के उनके नौकर ने ही हत्या कर दी है और हत्या करने के बाद नौकर घर से रखे जेवरात और कैश लेकर फरार हुआ है, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में अब जुटी हुई है। पुलिस को मिली है, जिसमें एक रिटायर्ड कर्मी है, लगभग 68 वर्ष, नाम है इनका सुभाष। इनकी यहाँ पे एक डेड बॉडी सुबह मिली है। मौके पर हम लोगों ने निरीक्षण किया तो उनको देखा कि उनको शरीर पे काफी चोटें भी हैं, तो उससे ये प्रतीत होता है कि इनकी हत्या की गई है। साथ ही साथ इसमें ये भी कुछ चीजें पता चली हैं कि 5 दिन पहले इनके यहाँ पे एक डोमेस्टिक हेल्प जो नया आया था, तो वो भी मौके पर नहीं है। उधर छत्तीसगढ़ के गौरेला में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां वन विभाग ने अवैध रूप से बढ़ाईगिरी का काम करने वालों के ठिकानों पर छापा मारा है और अवैध रूप से रखी गई बेशकीमती लकड़ियों को जब्त किया है।
यूपी के मैनपुरी के बिछुआ में विस्फोट हो गया है, जिसमें एक युवक घायल हो गया है। युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में देखते हुए आगरा रेफर कर दिया गया है उसे। दरअसल मकान के अंदर भारी मात्रा में पटाखे रखे थे, जहां इस दौरान एक युवक पटाखे खरीदने गया और हादसे का शिकार हो गया। बिजनौर के नजीबाबाद रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी के बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जहां पुलिस ने संदिग्ध यात्रियों और सामानों की चेकिंग और जांच पड़ताल की। मेरठ के भीमकुंड घाट पर एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां भीमकुंड घाट को पार करते हुए एक नाव डूब गई है और जिस पर लगभग 20 से 25 लोग सवार थे। वहीं हादसा नाव में अधिक वजन के कारण बताया जा रहा है और पुलिस प्रशासन के आने से पहले ही आसपास के गांव के लोगों ने नदी में डूब रहे कुछ लोगों को बचा लिया है, तो कुछ तैरकर नदी के किनारे पहुंचे। तो नाव पर 25 लोग सवार थे, 25 लोग डूब गए हैं। मेरठ के हस्तिनापुर में ये बड़ा हादसा हुआ है। मेरठ से खबर सामने आई है, बताया जा रहा है कि नाव में अधिक भार होने की वजह से नाव नदी में डूब गई है और 25 लोगों के डूबने की खबर सामने आई है। उधर पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज कैंपस में दो छात्र गुटों के बीच आपस में झड़प हो गई है, जहां इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने बमबारी और पत्थरबाजी भी की है। दरअसल पटना कॉलेज के जैक्सन छात्रावास और इकबाल छात्रावास के छात्रों के बीच आपसी वर्चस्व को लेकर विवाद हुआ है और इस झड़प में 3 छात्र घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस विवाद के कारण भी पता लगाने में लगी हुई है और इसके साथ ही अपराधियों को पुलिस पहचान करने में लगी हुई है। जैक्सन हॉस्टल और नदवी और इकबाल हॉस्टल, जैक्सन और मिंटो हॉस्टल, ये चारों हॉस्टल के छात्र आपस में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के, ईगो क्लैश को लेकर के इन्होंने आपस में झंझट किया और इनके बीच पत्थरबाजी ईंटबाजी भी हुई है। जहाँ तक बम फोड़ने की बात है तो बम फोड़ने की बात सही नहीं है। वो शुतली पटाखा एक होता है, पटाखा। यूपी के देवरिया में आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज में स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही की 40वीं पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवरिया को 477.46 करोड़ की सौगात दी है। इस दौरान सीएम योगी ने 233 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।